Why we are liable to pay tax to the government? आपसे गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लेती है? वेरी गुड. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंफ्रा, गवर्नमेंट को रोड्स बनाने, ब्रिजेस बनाने, पोर्ट्स बनाने, एयरपोर्ट्स बनाने, डेवलपमेंट करना है. एंड फॉर डेवलपमेंट पर्पस गवर्नमेंट नीड फंड्स. इतना फंड्स कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है? टैक्स. फॉर गवर्नमेंट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, द सोर्स ऑफ इनकम इज टैक्स. अपार्ट फ्रॉम दिस डेवलपमेंट, डिफेंस के लिए भी तो गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत है. अब गवर्नमेंट ये सारा पैसा कलेक्ट कहां से करेगी? तो फ्रॉम जनरल पब्लिक गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड a tax which is collected by the government on your income. Such tax is known as direct tax. And tax which is collected on goods and services, that tax is known as indirect tax. अपने सिलेबस में बच्चों डायरेक्ट टैक्स भी है और इनडायरेक्ट टैक्स भी है. अपना पेपर कितने मार्क्स का आएगा? आउट ऑफ 100 50 मार्क्स विल बी फॉर एंड 50 विल बी फॉर इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स दैट इज इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? जीएसटी. पहले के जो सिलेबस थे ना बच्चों, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ 40 मार्क का आता था एंड डायरेक्ट टैक्स वाज फॉर 60 मार्क्स. बट रिवाइज सिलेबस में गवर्नमेंट ने, इंस्टीट्यूट ने क्या किया? अपने 50-50 कर दिया. किसके मार्क्स बढ़ गए? जिसकी वजह से उसका सिलेबस बढ़ गया. और डीटी के मार्क्स कम हो गए, उसका सिलेबस कम नहीं हुआ. सो पहले से कंपैरिजन अगर हम देखने जाएं तो हमें कंपैरेटिवली ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ओवरऑल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. और यू आर द फर्स्ट बैच जो नया इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाला है, इनकम टैक्स एक्ट 2025. द अर्लियर इनकम टैक्स वाज इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो पूरी तरह से रीड्राफ्ट किया गया अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025. सो नाउ क्वेश्चन अराइज, पहले वाला अच्छा था या नया वाला अच्छा है? कौन सा डिफिकल्ट है? सो तुमको जरा भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं. रीजन बिंग, तुमने कौन सा पुराना पढ़ा था कि तुम्हें अनलर्न करके फिर लर्न करना है? तुम्हारे लिए तो सब कुछ नया ही है. हाँ, दिस इज प्रॉब्लम फॉर दो स्टूडेंट हु आर गिविंग अटेम्प्ट राइट नाउ, आइदर इन मे और इन सितंबर, और दे आर गोइंग टू गो गिव एग्जाम इन जैन 2027. वो कौन सा इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो उनको क्या करना पड़ेगा? पहले आर्टिकलशिप में जाते वक्त जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा है वो अनलर्न करना पड़ेगा और 2025 लर्न करना पड़ेगा. फॉर यू इट इज अ बेस्ट टाइम. तुमको तो पूरा नया ही पढ़ना है. तो ये भी जैसा पहले था वैसा ही है, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ. इनफैक्ट कंपैरेटिवली सेक्शन नंबर वगैरह थोड़े कम हो गए हैं, तो थोड़ा याद करने का बर्डन कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो गया. ओके, सो लेट्स बिगिन विद डायरेक्ट टैक्स. सो मैं आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं? बट इनडायरेक्ट टैक्स विल बी टेकन बाय रौनक सर, सॉरी नीरज सर. Indirect tax will be taken by Neeraj sir, my colleague sir. He will take indirect tax. Okay, so now let's begin with direct tax. But in the study of income tax, tax will be applicable on what? Tax will be applicable on what? So if you want to compute tax, income tax of any person, first you have to compute income of such person. अगर आप किसी पर्सन का इनकम ही कंप्यूट नहीं कर पा रहे हो, देन इन दैट केस उसका टैक्स भी कंप्यूट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज टैक्स इस पर लगने वाला है. तो आपको मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर एक्स, मिस्टर जेड का टैक्स कंप्यूट करना है. स्टेप नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम. स्टेप नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन सच इनकम. सो लेट्स बिगिन विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम. चलो सोचकर बताओ मुझे, व्हाट आर द सोर्सेज टू जनरेट इनकम? इनकम कमाने के हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज है? सैलरी, ओके. इंटरेस्ट इनकम, यस. बॉयज पीछे से भी आने दो थोड़ा, मतलब यस. रेंटल इनकम, वेरी गुड. प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, वेरी गुड. सो रेंटल इनकम हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, सैलरी हो गया, बिजनेस इनकम हो गया. कैपिटल गेन क्या होता है?
बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई तो कैपिटल गेन। पढ़ा है पहले थोड़ा बहुत, तो जो लोगों ने पहले पढ़ा है प्लीज थोड़ा सा ओके। और सोचो, सोर्सेस टू जनरेट इनकम, डिविडेंड इनकम। अगर आप शेयर्स परचेस करोगे, होल्ड करोगे, तो उस पर कंपनी हमें क्या देगी? डिविडेंड। अभी मैं बोल रहा हूं, लोगों को भी बोल लेने दे। वेरी गुड। रॉयल्टी इनकम, जो ऑथर्स होते हैं ना, ऑथर्स जो बुक्स लिखते हैं, जब मार्केट में बुक बिकेगा तो उन्हें क्या मिलेगा? जितने लोग पेटेंट बनाते हैं, फॉर्मूलाज, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपना पेटेंट देते हैं और प्रोडक्शन वाइज वो रॉयल्टी रिसीव करते हैं। सो रॉयल्टी इज एन इनकम। यस। और सोचो, गर्ल्स भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, जितना फीस भरा है बस वही। द टैक्स शुड नॉट बी वन वे, इट शुड बी टू वे। टैक्स जितना भी हम कम्युनिकेशन फॉर्म में पढ़ेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ मैं पढ़ाते जा रहा हूं, उसका कुछ मतलब नहीं होगा। इट शुड बी इंटरेक्टिव सेक्शन। तो चलो और सोचो, कम ऑन। सोर्स टू जनरेट इनकम। अरे लग गई लॉटरी। कौन बनेगा करोड़पति? अरे यस और नो? रेंट फ्रॉम ओपन प्लॉट, जैसे घर लेट आउट, कैसे? प्लॉट भी तो लेट आउट कर सकते हैं, कार भी लेट आउट कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर अभी हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करें ना सिर्फ सोर्सेज ऑफ इनकम काउंट करने में, तो अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, बट सोर्स टू जनरेट इनकम खत्म नहीं होगा। सो अगर आपको किसी भी पर्सन का इनकम कंप्यूट करना है, तो हमें ये इनकम को बुक्स में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड टू रिकॉर्ड दीज इनकम सिस्टमेटिकली इन द books of account, the incomes are bifurcated into 5 heads of income. Incomes are bifurcated into 5 heads of income. इसको अच्छे से समझाने के लिए हम अकाउंट पर थोड़ा जंप करते हैं। इन अकाउंट कुछ गोल्डन रूल पढ़ा है हमने। कितने गोल्डन रूल्स हैं? कौन कौन से? अच्छा, तुम लोग तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, किसका रूल है ये? तो ये बोलना होता है। हाउ मेनी गोल्डन रूल? 3। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एंड फॉर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, फॉर पर्सनल अकाउंट, फॉर नॉमिनल अकाउंट। ये गोल्डन रूल्स हमने पढ़े ही क्यों? क्यों पढ़ाया गया गोल्डन रूल्स? टू पास एन एंट्री। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। अब कैसे भी तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए ये रूल्स बनाए गए जिसे हम गोल्डन रूल्स कहते हैं। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन असेट से रिलेटेड है, तो वी हैव टू अप्लाई रियल अकाउंट का रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई ट्रांजेक्शन पर्सन से रिलेटेड है, देन अप्लाई पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बट अगर कोई ट्रांजेक्शन इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड है, देन यू हैव टू अप्लाई नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल। तो ट्रांजेक्शन पढ़कर पता चला कि ये एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन है, then in that case such expense should be debited. पता चला ये तो पर्सन से रिलेटेड है, तो अगर वो पर्सन को पैसा रिसीव हुआ तो उसे डेबिट कर दो, उसके पास से गया तो उसे। तो ये गोल्डन रूल्स बनाए गए सो दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को हम प्रॉपरली जर्नलाइज कर सके। फिर जर्नल से आप क्या प्रिपेयर करोगे? लेजर। लेजर को देखकर जो बैलेंसेस आएंगे वो जाएगा, एंड देन बाय ट्रायल बैलेंस वी कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएनएल से जीपी एनपी मिल जाएगा और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन मिल जाएगा। तो दैट इज अ मेथड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। सिमिलर टू दैट हियर टैक्स इज ऑन, टैक्स इज ऑन। तो पहले हमें इनकम को बुक्स में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है,
कोई भी इनकम कैसे भी किधर भी नहीं लिख सकते, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए कितने हेड्स बनाए गए? 5 heads. The first head of income is income from salary. The first head of income is second head, income from house property. Income from third head, income from business and profession. Income from, which is also known as profit and gains of business and profession. Profit and gains of business and profession. Next head, income from capital gain. Income from, and the last head of income is income from other sources. Income from, how many heads of income? बच्चों कोई भी इनकम आप किसी भी हेड में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसे रिकॉर्ड करने के कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स है. सबसे पहला, इनकम फ्रॉम, an income will be recorded under the head salary only if there is a relation of employer and employee. कोई भी इनकम को आप सैलरी हेड में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. टू रिकॉर्ड इनकम अंडर द हेड क्या होना चाहिए? The person who is making payment should be an employer and a person who is receiving the payment should be an employee. If that relation is there, then income will be recorded under the head income from salary. The next head of income, income from house property. So an income will be recorded here if two conditions are satisfied. Condition number 1, bachcho, there must be a house property. There must be a, and secondly, there must be ownership of such house property. तो उस घर का जो भी रेंटल इनकम है, such rental income will be recorded under the head income from house property. How many conditions? First, there must be a house property. Secondly, तो say for example, इसने अपना घर मुझे भाड़े पर दिया है. He is the owner of the house property. इसने अपना घर मुझे भाड़े पर दिया. इस ट्रांजेक्शन को लेट आउट करना कहते हैं. यही घर मैंने से फॉर एग्जांपल इसे फर्दर भाड़े पर दे दिया. इस ट्रांजेक्शन को सबलेट करना कहते हैं. सबलेट मतलब भाड़े का घर भाड़े पे देना. तो ना अब मुझे क्या होगा? रेंट मिलेगा बाय सबलेटिंग. फॉर मी दिस इनकम कैन बी रिकॉर्डेड अंडर हाउस प्रॉपर्टी और नॉट? रिकॉर्डेड और नॉट? बिकॉज, तो से फॉर एग्जांपल आई एम दी ओनर ऑफ अ प्लॉट. मैंने ना प्लॉट लेट आउट किया. मैं ओनर हूं और मैंने वो प्लॉट लेट आउट किया. रेंटल इनकम आया. क्या ये इनकम मैं हाउस प्रॉपर्टी में लिखूं? एवरीवन, नो, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी नहीं है. क्या लेट आउट किया? क्या लेट आउट किया? प्लॉट. प्लॉट इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी. ओपन प्लॉट थोड़ी ना हाउस प्रॉपर्टी. देन व्हाट डू यू मीन बाय हाउस प्रॉपर्टी? सो हाउस प्रॉपर्टी मींस अ स्ट्रक्चर ऑफ 4 walls and a roof. अ स्ट्रक्चर ऑफ 4 दीवार एक छत के बनाए गए स्ट्रक्चर को घर माना जाएगा. उसको लेट आउट करके इनकम आया तो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा. नाउ क्वेश्चन अराइज, समझो हमने ये लेट आउट किया ये जगह और इसका रेंटल इनकम आएगा. रेंट फ्रॉम क्लासरूम, तो क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? यस, बिकॉज है तो ये घर ना. ये तो तुम यहां पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो इसको एक नाम दे दिया क्लासरूम, बट इसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? यहीं पर गुड्स मैन्युफैक्चर करने लगोगे, बोलोगे ये फैक्ट्री है. यहीं पर गुड्स स्टोर करोगे, बोलोगे गोडाउन वेयर हाउस है. यहीं पर ऑफिस जैसा सेटअप कर दोगे, बोलोगे यहां पर कार खड़ी कर दो विद द इंटेंशन टू सेल इट, बोलोगे शोरूम है. अरे घर को आप जैसे यूज करते हो तो उसको एक नाम दे देते हो. अरे बच्चों बेड लगा दोगे, बोलोगे बेडरूम है. अरे यस और नो. तो आप घर को जैसे यूज करते हो उसको एक नाम दे देते हो, बट है तो वो हाउस प्रॉपर्टी ना. तो अगर एग्जाम में आ गया रेंट रिसीव्ड फ्रॉम फैक्ट्री, देख अगर मैं मेरे बिजनेस फैक्ट्री यूज कर रहा हूं तो मेरे बिजनेस का पार्ट है, बट मैंने किसी को फैक्ट्री लेट आउट कर दिया, मैंने मेरा बिजनेस बंद कर दिया. आई डोंट वांट टू डू बिजनेस, बट मेरे पास वो जगह थी.
मैंने वो किसी को रेंट पे दे दिया, तो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम फैक्ट्री, फॉर मी इनकम फ्रॉम रेंट रिसीव्ड फ्रॉम शोरूम। अंडरस्टैंड, घर होना चाहिए। और घर का किसी ने डेफिनेशन पूछा, देन डेफिनेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ 4 walls and a roof and apparent thereto. And apparent thereto means anything attached to the property which cannot be let out separately. फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में देखोगे, वैसा तो घर आज की तारीख में नहीं दिखता, बट पुराने जमाने में घर के साथ बालकनी भी होती थी। अब बालकनी घर के साथ अटैच है, वो अलग से तो लेट आउट, तो 4 दीवार छत जैसा उधर स्ट्रक्चर नहीं है, बट दैट इज अटैच टू द, दैट इज अ पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। चल, टेरेस फ्लैट, टेरेस फ्लैट कभी कहीं देखा है कि फ्लैट के साथ टेरेस अटैच है? अब मैं जब किसी को मेरा वो घर लेट आउट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट टेरेस भी तो लेट आउट कर दिया ना, तो दैट टेरेस विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बिकॉज दैट कैन नॉट बी लेट आउट सेपरेटली। मुंबई में नहीं दिखाई देगा, बट दिल्ली या और कहीं पर जाओगे देखोगे ना, बंगलो के साथ गार्डन अटैच होता है। अब जिसको मैं बंगलो लेट आउट करूंगा, बाय डिफॉल्ट गार्डन भी तो दे दूंगा ना उसी को, ऐसा थोड़ी ना करूंगा कि बंगलो इसको दिया गार्डन इसको दिया। सो दैट गार्डन कैन नॉट बी लेट आउट, दैट इज अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी, इट विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हेंस रेंटल इनकम विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेड। So basic house property का meaning a structure of an apparent thereto, anything attached to the property. So जब ये दो condition fulfill होगा, then rental income will be recorded under next head, income from business and profession, which is also known as profit and gains of business and profession. तो यहां पर बच्चों business और profession दो term use किया गया है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर है, जितने भी ट्रेडर हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो बिजनेस करके इनकम कमा रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरर का काम क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, फिनिश गुड्स बेचना, बेचकर कमा रहे हैं, तो इनकम जनरेटेड बाय वे ऑफ देयर बिजनेस। ट्रेडर खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, फिनिश गुड्स ही खरीद रहा है, फिनिश गुड्स ही, इनकम फ्रॉम हिज बिजनेस। पीडीएलसी, व्हाट पीडीएलसी इज डूइंग, तो ये बिजनेस ही है, तुम लोगों से फीस कलेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इस बिजनेस से इनकम कमा रहे हैं। बट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब मेरा काम ही है लेक्चर्स लेना, सो आई एम जनरेटिंग इनकम बाय वे ऑफ माय प्रोफेशन। मतलब मैं यहां पर एज एन एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा हूं, तो मुझे पीडीएलसी से सैलरी नहीं मिलता है, मुझे पीडीएलसी से प्रोफेशनल फीस मिलता है। एनएम कॉलेज में जा रहा हूं तो वहां से मुझे प्रोफेशनल फीस मिल रहा है, एनएमआईएमएस में जा रहा हूं वहां से मुझे प्रोफेशनल फीस मिल रहा है, वहां पर मैं एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर रहा हूं, तो दिस इज माय इनकम फ्रॉम माय प्रोफेशन। डॉक्टर है, क्लिनिक लेकर बैठा है, अब वो क्लिनिक के थ्रू जो कमाएगा उसे ऐसा नहीं बोलेंगे इनकम फ्रॉम हिज बिजनेस, उसे बोलेंगे हम इनकम फ्रॉम हिज प्रोफेशन। इन शॉर्ट, जितने भी प्रोफेशनल्स है ना, प्रोफेशनल्स, वो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करके कमाते हैं, तो उसे बोला जाएगा इनकम फ्रॉम देयर, दैट इज डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, फिल्म आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, टेक्नीशियंस, ये सब प्रोफेशनल माने गए। If I am working as an employee here, then there is a relation of employer and employee. Then in that case, मैं यहां पर एज एन एम्प्लॉय की तरह काम करूंगा, मेरा एक स्टैंडर्ड टाइम होगा, मॉर्निंग को आना है, इवनिंग को ये टाइम जाना है। एट प्रेजेंट मेरा ऐसा कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, मैं वीकली बेसिस पर मेरा शेड्यूल पीडीएलसी को देता हूं कि ये डेज पर मैं ये टाइम फ्री हूं, एंड मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो शेड्यूल बनाते हैं। अंडरस्टैंड? बीइंग एन एम्प्लॉय, आपका एम्प्लॉयर आपको पूछेगा नहीं मैडम आप फ्री हैं, मैं वीकली बेसिस पर बोलूंगा सर ये डेज पर मैं अवेलेबल नहीं हूं, खत्म, नो क्वेश्चन आंसर। हाँ, अब उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज सर डेज दे दो, वो मैं दे दिया, वो अलग बात है, बट आई एम नॉट हियर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय कि मैं ऑब्लाइज्ड हूं कि मुझे ये डे देना ही है। ठीक है, ऐसे ही एनएम और एनएमआईएमएस मैंने मेरे डेज दिए कि ये डेज पर मैं ये टाइम फ्री हूं,
एंड बेस्ड ऑन दैट वंस अ शेड्यूल प्रिपेयर, तो वो पूरे साल भर वही शेड्यूल रहेगा, बिकॉज एनएम कॉलेज का शेड्यूल मैं हर दिन चेंज नहीं करवा सकता. बट वो मुझसे पूछेंगे सर आप 6 दिन में से कौन से दिन अपना टाइम देंगे, मैं जो डेज दूंगा अकॉर्डिंग टू दैट वो डेज मेरे फिक्स हो जाएंगे. और एम्प्लॉय क्या है, अब एनएम कॉलेज में कितने सारे सीए जो काम कर रहे हैं एज एन, वो आपको मॉर्निंग 6:45 से दोपहर के 2-3 बजे तक वहां पर दिखेंगे हर दिन. मैं वहां पर हर दिन नहीं भटकता दिखूंगा, मेरा जो स्टैंडर्ड लेक्चर्स टाइम है उसी टाइम पर जाऊंगा और आ जाऊंगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी पर्सन एंड प्रोफेशनल. डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल में तुमने देखा होगा एक स्टैंडर्ड टाइम पर जा रहा है, तो वहां पर प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो एक टाइम उसने देकर रखा है, उसका विजिटिंग आवर्स है. ही इज नॉट वर्किंग देयर एज एन. बट कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स मिलेंगे जो उस क्लिनिक में, उस हॉस्पिटल में पूरे दिन वहीं बैठे रहते हैं. सो दे आर वर्किंग देयर एज एन. नेक्स्ट, कितने हेड्स हो गए? फर्स्ट हेड सैलरी, सेकेंड हेड थर्ड बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. इनकम फ्रॉम, so बच्चों when two conditions are satisfied then income will be recorded under capital gain. Condition number 1, there must be a capital assets. There must be a. Now question arise, what do you mean by? So that capital assets का definition we'll learn in detail under capital gain topic. This is our first lecture. Not possible कि मैं आपको हर एक चीज एकदम डिटेल में चला जाऊं. तो फिलहाल आज के लिए बस ऐसा याद रखो ना, कोई असेट्स होना चाहिए. एग्जैक्टली कैपिटल एसेट्स मतलब क्या, डिटेल में पढ़ेंगे. अंडर विच टॉपिक? सेकेंडली, देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट्स. देयर शुड बी, इन सिंपल लैंग्वेज, देयर शुड बी सेल ऑफ सच कैपिटल एसेट्स. देयर शुड बी, असेट्स बेचकर कमाया ना, असेट्स बेचा, असेट्स, असेट्स और इनकम आया, तो इनकम फ्रॉम, एंड ऑल रिमेनिंग इनकम which cannot be recorded under first 4 heads will be recorded as income from other sources. Say for example, मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुमको ये कितना अच्छे से समझा मुझे भी समझ में आ जाएगा. Say for example, एग्जाम में आ गया गिफ्ट रिसीव्ड, तो तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए सर किससे मिला. अगर मैं बोलता हूं गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड्स, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. गिफ्ट भी अपने लिए इनकम ही है, वो किस हेड में रिकॉर्ड किया जाएगा? इनकम फ्रॉम, इफ रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड्स. बट इफ गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, सो देयर इज अ रिलेशन ऑफ सच इनकम विल बी रिकॉर्डेड अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी. सर बॉस क्यों गिफ्ट देगा? अरे भाई तेरा बर्थडे था गिफ्ट दे दिया, एनिवर्सरी था गिफ्ट दे दिया, तेरी शादी में गिफ्ट दे दिया. गाइस हो सकता है ना. तो गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम योर एम्प्लॉयर विल बी रिकॉर्डेड अंडर विच हेड? गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम योर कस्टमर, तो कस्टमर तो बिजनेस होगा तभी होगा ना रिलेट, तो दिस इज इनकम फ्रॉम योर. गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम पापा, अदर सोर्सेस. गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, इनकम फ्रॉम. गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम योर मम्मी, तो एग्जाम में देखना गिफ्ट मिला किससे, एंड बेस्ड ऑन दैट डिसाइड करना हेड ऑफ इनकम. इट कैन बी आइदर इनकम फ्रॉम सैलरी इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर. इट कैन बी अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम आइदर कस्टमर और क्लाइंट. इट कैन बी रिकॉर्डेड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स. इज इट क्लियर? चलो और एग्जांपल लेते हैं. रेंट रिसीव्ड फ्रॉम ओपन प्लॉट, everyone, that cannot be recorded in income from house property because घर नहीं है, तो ये अदर सोर्स में आ जाएगा. प्लॉट बेच दिया, कैपिटल गेन में चला जाएगा. प्लॉट का रेंटल इनकम आया, वो अदर सोर्स है, प्लॉट बेचकर कमाया. रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एवरीवन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. घर बेच दिया, कैपिटल गेन. अंतर समझ में आ रहा है? आपके पास डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स, उस डिबेंचर्स पर आपको इंटरेस्ट मिला, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डिबेंचर, कैपिटल गेन. यू आर द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी,
कंपनी ने ड्यूरिंग देयर प्रॉफिट कमाया, तुमको डिविडेंड दिया. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, कैपिटल गेन. क्लियर है एकदम डिफरेंस? अब थोड़ा सा एडवांस. सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फॉर्म. सैलरी रिसीव्ड बाय फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फॉर्म. 12th स्टैंडर्ड में पहले तो तुमने कभी ऐसा पढ़ा भी है क्या, पार्टनर को सैलरी मिल रही है? ओके डन. तो अब वो पार्टनर को जो सैलरी मिला वो किस हेड में रिकॉर्ड करेगा? इनकम फ्रॉम, because there is no relation of employer and employee. He is not working in firm as an employee. He himself is a partner. He himself is the owner of that organization. Hence, salary received by the partner is income from business and profession. Very good. Next, salary received by MPs, MLAs, MLCs, member of parliament, member of legislative assembly, member of legislative council. एमपी, एमएलए, एमएलसी को कुछ पैसा मिला सैलरी के नाम पर, किधर जाएगा? ओके, एक ऑप्शन आ गया सैलरी. अदर सोर्सेज. ओके, और कोई ऑप्शन? प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो मुझे 3 ऑप्शन आ गया. सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी, एमएलए, एमएलसी. कितने लोग बोल रहे हैं सैलरी में आएगा? ओके, सो मोदी जी को जो सैलरी मिल रहा है उनके बॉस कौन? किसको रिपोर्ट करते हैं हर दिन मोदी जी? नहीं, पहले सैलरी वालों को मैं तो अंडरस्टैंड, देयर इज नो रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दे आर नॉट वर्किंग अंडर गवर्नमेंट, दे देमसेल्फ आर गवर्नमेंट. गाइस, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. वही गवर्नमेंट के लोग हैं, वही गवर्नमेंट है. आज मोदी जी रात को 8 बजे आकर बोलेंगे 500 की नोट बंद. अब वो कुछ नया प्लास्टिक वाला नोट ऐसा कुछ पता नहीं सर्कुलेट किया जा रहा है. नेवर नो, पता नहीं वो सच है या नहीं. बट ऐसा अगर न्यूज कंफर्म कर दिया मोदी जी ने, तो तुम क्या बोलोगे? गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया. बोला किसने? मोदी जी ने. बट तुम बोलोगे गवर्नमेंट ने रूल बनाया. अंडरस्टैंड? सो Modi ji is not employee of government. He himself is the group of that MP, MLA, MLC. वही तो रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं. हाँ, रेलवेज में जो काम कर रहे हैं उनको कुछ सैलरी मिला. That is they are railway employees, government employees. Income from salary. BST बसेस में जितने लोग काम कर रहे हैं, they are government employee. Income tax officers, they are government employee. वो सैलरी में आएगा. एमपी, एमएलए, एमएलसी वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं है. हेंस नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी. अच्छा, प्रोफेशन किसने बोला? बेटा क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए? अभी देखा विजय सेतुपति, क्या क्वालिफिकेशन था ना, मस्त सीएम बन गया. क्या क्वालिफिकेशन लेकर आया? तुम जब सीए का प्रैक्टिस चालू करोगे तो उसके पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सीए की डिग्री होनी चाहिए. सो यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन. दे आर नॉट प्रोफेशनल पर्सन. सॉरी, मतलब उसके लिए कोई ऐसा डिग्री विग्री नहीं चाहिए. मैं कुछ नहीं बोला, मतलब ऐसा कुछ करना नहीं होता, बस कोई भी बन सकता है. कोई भी एमपी, एमएलए, एमएलसी बन सकता है. उसके लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन. नॉट बिजनेस एंड प्रोफेशन. सच इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इन शॉर्ट, ऐसा इनकम जो पहले 4 हेड में तुमने रिकॉर्ड, all such income will be recorded under. Are you getting it? So now अगर आपको किसी भी पर्सन का बच्चों इनकम कंप्यूट करना है तो आपको एक स्टेटमेंट बनाना होगा. दैट स्टेटमेंट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम. स्टेटमेंट का नाम क्या है बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम. अब इस स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पर्सन इनकम 5 हेड से कमा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, 2 मिनट के लिए मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, बता रहा हूं तुमको कि मैं एनएम में काम कर रहा हूं एज एन एम्प्लॉय. तो मॉर्निंग 6:45 से 2 बजे तक मेरा वहीं पर ड्यूटी है. तो वहां से मुझे क्या मिलेगा? तो इनकम फ्रॉम माई सैलरी. मेरे पास घर है, मैंने वो भाड़े पर देकर रखा है, तो मुझे इनकम आ रहा है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. 2 बजे के बाद मैं फ्री हो जाता हूं,
तो मैं इवनिंग में सेकेंड हाफ पीडीएलसी में ऐसे लेक्चर्स ले रहा हूं एज प्रोफेशनल इनकम. सो इनकम फ्रॉम माय बिजनेस एंड प्रोफेशन. ओके, सो तो मुझे पीडीएलसी से जो फीस मिलेगा दैट इज फॉर मी. इट इज इनकम फ्रॉम माय बिजनेस एंड प्रोफेशन. वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, बहुत कट कट कर रही थी. मैं बोला रुक बताता हूं. उसका ज्वेलरी बेच डाला. इनकम फ्रॉम, हाँ पंगा नहीं लेने का. एंड ऑल रिमेनिंग इनकम, फॉर एग्जाम्पल बैंक में पैसा रखा है, इंटरेस्ट इनकम आया. शेयर्स वगैरह खरीद कर रखा है, डिविडेंड इनकम आ गया. So there is a possibility that a person can generate income from all the, then the total of all the 5 head is known as gross total income. This is my total income, but this is not the taxable income. This is my income. Now understand, आपके पेरेंट जितना पैसा कमाते हैं डे टू डे लाइफ में, क्या बच्चे उसको 100% सेव करते हैं? Then 100% सेव होता है या खर्च भी होता है? पैसे खर्च पेरेंट्स अलग अलग जगह पर करते हैं. तुम्हारे एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, यस और नो? खाने पीने पर, घूमने फिरने पर, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस. गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंसेस को प्रमोट कर रही है. गवर्नमेंट चाहती कि आप लोग पैसे खर्च करो फॉर एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रन. अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, पैसे खर्च किए, तो हम उन खर्चों का आपको डिडक्शन दे देंगे फ्रॉम योर इनकम. मतलब एक एग्जांपल समझो, कमाया 10 लाख और तुमने ट्यूशन पर, बच्चों के ट्यूशन फीस पर 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, तो वो 1 लाख माइनस हो जाएगा. पे टैक्स ओनली ऑन 9 लाख. गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे खर्चों को प्रमोट करती है. मैंने एक एग्जांपल दिया ट्यूशन फीस. ऐसे गवर्नमेंट अलग 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 खर्चों को अलाउ करती है एज अ डिडक्शन अंडर चैप्टर 8. डिडक्शन अंडर चैप्टर, from section number 123 to section number 154, there are various sections in which expenses will be given as a deduction. Why expenses will be given as a deduction? गवर्नमेंट चाहती कि आप पैसा यहां पर खर्च करो. जनरली जितना कमाया उस पर टैक्स भरना चाहिए, बट अगर तुमने खर्चा किया एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, एज पर, तो वो खर्चे का तुम क्या ले लो? इनकम माइनस डिडक्शन. जो बचा हुआ इनकम है, इस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा. समझो पापा ने 10 लाख रुपए कमाया और 10 लाख में से ना 1 लाख रुपए खर्च तो किए, बट अपने हिसाब से कहीं पर भी खर्च किया, घूमने फिरने में, खाने पीने में, तो कमाया कितना? टैक्स भी भरना पड़ेगा 10 लाख पर. लेकिन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से खर्चे किए तो जितना खर्चा डिडक्शन, जितना खर्चा गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से किया है उतना डिडक्शन मिल जाएगा. तो डिडक्शन लेने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, दैट इज योर, ऑन दिस इनकम यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. मतलब अगर आपको किसी भी पर्सन का टैक्स निकालना है तो पहले क्या कंप्यूट करोगे? इनकम. जब तक इनकम ही कंप्यूट नहीं कर पाओगे, ये स्टेटमेंट ही नहीं बना पाओगे, आप टैक्स कंप्यूट नहीं कर पाओगे. आर यू गेटिंग इट? अब कभी कभी ऐसा होगा ना कि ये जो इनकम आया होगा, फाइनल इनकम, ये ऑड फिगर में आया होगा, 10,09,055 रुपीज, 10,09,050. तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा ऑड फिगर का इनकम मत रिकॉर्ड करो. इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन द मल्टीपल ऑफ 10, टू बी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10. तो 955 है तो उसको राउंड ऑफ कितना कर दोगे? 960. 956 होगा तो, बट 954 हुआ तो 950. तो 5 या 5 से ज्यादा आया ना बच्चों, तो आगे का मल्टीपल ऑफ 10, 5 से कम आया, 1 2 3 4 आया, तो गवर्नमेंट कहती कीप द चेंज. 5 या 5 से ज्यादा आया तो आगे का मल्टीपल ऑफ 10, 1 2 3 4 आया तो कीप द चेंज. इनकम शुड बी ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ 10. इज इट क्लियर? तो आप कौन सा सब्जेक्ट सीख रहे हो फिलहाल?
In the study of direct tax, what we will do, we will divide this subject in two parts. Part 1, computation of income, and part 2, computation of tax on such income. फिलहाल मैंने पार्ट 1 का ये सब एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर आपको किसी भी पर्सन का क्या कंप्यूट करना है, then in that case incomes are bifurcated into 5 heads of income. The first head of income, there should be a relation of second head of income. Two condition, there must be a, secondly there must be ownership of such house property. किसी ने आपको हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पूछा तो बताने का, a structure of and a roof and apparent thereto, that is anything attached to the property which cannot be let out separately. Third, you are a manufacturer, trader, service provider. तो बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी बिजनेस कर सकता है. रोड पर तू वड़ा पाव बेचना चालू कर, तेरा बिजनेस है वो. अरे रोड पर जितने लोग कपड़े वगैरह बेचे, बिजनेस है उनका. अरे बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बिजनेस है. बट प्रोफेशन कब बोलूंगा? जब तेरे पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है. यू आर अ डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फिल्म आर्टिस्ट. तो इनकम फ्रॉम योर प्रोफेशन. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. टू कंडीशन, देयर मस्ट बी अ and there must be sale of such capital assets. And last, income from all remaining income from other sources. The total of all the 5 heads is known as gross total income. अब इनकम तो यहीं पर खत्म हो गया एक्चुअली. अब गवर्नमेंट कुछ चीजों को प्रमोट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो. एग्जाम्पल समझो, मैं मेन अर्निंग मेंबर हूं फैमिली में. मैं कमा रहा हूं, मेरी वाइफ उड़ा रही है. मैं कमा रहा हूं, वो उड़ा रही है. तो अभी टेंशन नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं कमा रहा हूं. बट व्हाट अबाउट आफ्टर माय डेथ? आफ्टर माय डेथ सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा. तो मैं नहीं चाहता कि मेरे डेथ के बाद मेरी फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन आए. तो गवर्नमेंट मुझ जैसे लोगों को प्रमोट करी, मोटिवेट करी, भाई साहब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो, सो दैट आपके डेथ के बाद फैमिली को कुछ लमसम अमाउंट मिल जाए जो आपकी फैमिली की मदद करेगा आफ्टर योर डेथ. देख, जब मैं टपकूंगा तो नेक्स्ट डे इमीडिएटली रातों रात कोई इनकम कमाने का टैलेंट नहीं आ जाएगा ना मेरी फैमिली में. लेकिन अगर 2 करोड़ 3 करोड़ मिल गया तो उनको 1-2-3 साल का बैकअप मिल जाएगा. फिर तो बट ऑब्वियस उनको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा. बट कम से कम इनिशियली तो उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी. फॉर दैट गवर्नमेंट मोटिवेट करे, भाई साहब पॉलिसी खरीदो, पॉलिसी खरीदो, प्रीमियम भरो. दैट प्रीमियम पेड इज योर एक्सपेंस, विल बी गिवन एज अ. गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो. कल तू बीमार हो गया, तेरी फैमिली में कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन का बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा आएगा. पागल है, इतना रिस्क क्यों लेना है लाइफ में? मेडिक्लेम खरीद ले. उस मेडिक्लेम का क्या पे कर? प्रीमियम. गवर्नमेंट विल गिव यू. डोनेशन दो, डोनेशन करो. अगर आप लोगों ने पैसे डोनेट किए, उसका क्या मिलेगा? ऐसे अलग अलग खर्चों के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शंस बनाए. फ्रॉम सेक्शन 123, 1 2 3, फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन 154 अलग अलग खर्चों को कवर किया गया है. और उसके बाद जो इनकम आएगा वो आपकी क्या इनकम कहलाएगी? इज इट क्लियर? सो एक काम करते हैं, ये जो स्टेटमेंट हम सीख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम, ये हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे एज पर अर्लियर इट वाज इनकम टैक्स एक्ट 1961. नाउ इट इज इनकम टैक्स एक्ट. Earlier the rule was income tax rules 1962. Now it is income tax rules 2026. तो ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं 2026 में ड्राफ्ट किए, हम उसके हिसाब से ये सब पढ़ने वाले. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो नाउ अंडरस्टैंड, अब जितने भी इनकम होते हैं, नॉट नेसेसरी गवर्नमेंट आपसे सारी इनकम पर टैक्स लेगी. कुछ ऐसी इनकम होती है जिस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेती. आप कमा रहे हो बट गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेगी. सच इनकम इज नोन एज exempt इनकम. सच इनकम इज नोन एज
लेकिन अगर आपको इनकम पर टैक्स भरना है, देन सच इनकम इज टैक्सेबल इनकम. सो इनकम इज ऑफ टू टाइप. इट मे बी, इट मे बी. अब वो कितना एग्जेम्प्ट है वो डिटेल में इनकम टैक्स रूल 2026 में बताया गया, जो मैं आपको बताऊंगा. अभी वो एक इनकम नहीं कि बता दूं बस ये इनकम एग्जेम्प्ट है. अब कुछ इनकम सैलरी हेड के एग्जेम्प्ट होंगे, कुछ इनकम कैपिटल गेन के एग्जेम्प्ट होंगे, कुछ इनकम इनकम फ्रॉम. तो अलग अलग हेड्स के इनकम एग्जेम्प्ट भी होंगे, टैक्सेबल भी होंगे. तो यहां पर स्टेटमेंट में बच्चों कौन सी इनकम रिकॉर्ड करोगे, जो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट? सिर्फ टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल. तो ये जो इनकम आएगा ना, ये आपका टोटल इनकम है जो टैक्सेबल नेचर का है. ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्ट नेचर की, वो तो आपने स्टेटमेंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया. अरे क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? आप यहां पर स्टेटमेंट में जो अमाउंट निकालोगे उस पर क्या निकालने वाले हो? लेकिन अगर ऐसी कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसको स्टेटमेंट में लिखो ही क्यों? आर यू गेटिंग इट? सिमिलर टू दैट बच्चों, हमारे पेरेंट जितना भी खर्चा करते हैं, अगर वो एक्सपेंस हमने गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से किया तो उन खर्चों का गवर्नमेंट क्या देगी? लेकिन आपने घूमने फिरने पर, खाने पीने पर खर्च किया, गवर्नमेंट ऐसे खर्चों का आपको डिडक्शन. तो ऐसे एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? इग्नोर करने का मतलब हम उसे इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इग्नोर करने का मतलब हम उसे स्टेटमेंट में रिकॉर्ड. फॉर एग्जाम्पल, पापा ने 10 लाख रुपए कमाया, उसमें से 2 लाख घूमने फिरने पर खर्च किया और 1 लाख ट्यूशन फीस पर खर्च किया. तो 2 खर्चे किए. 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख. तो जो 2 लाख खर्चा किया उसे क्या करूं? इग्नोर. अरे इनकम पर टैक्स होता है, एक्सपेंस पर थोड़ी ना टैक्स भरोगे. उसे स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करूं या नहीं? तो कितना डिडक्शन के लिए एलिजिबल है वो रिकॉर्ड करो एज अ डिडक्शन. 2 लाख स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करूं या नहीं? हेंस मैं उसे इग्नोर कर दूंगा, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करूंगा. सो इनकम दो नेचर का होगा, आइदर, क्या बोल रहा हूं, इनकम बोला या एक्सपेंस? ओके, इनकम दो नेचर का होगा, आइदर, और एक्सपेंस भी दो नेचर का होगा, आइदर एलिजिबल फॉर डिडक्शन और इग्नोर. उसको कभी टैक्सेबल मत बोलना. आई एम नॉट टीचिंग यू इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें खर्चों का टैक्स है. जीएसटी में आप क्या भरोगे? खर्चों पर टैक्स. एक्सपेंसेस करोगे उसका टैक्स. इधर टैक्स कब आएगा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो नीचे इनकम लिखकर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. सो हम जब भी इनकम एग्जेम्प्ट बोलेंगे ना, तो एज पर इनकम टैक्स रूल्स 2026 all the incomes are exempt under which section? 11. इनकम एग्जेम्प्ट बोलूंगा तो अंडर विच सेक्शन दे आर एग्जेम्प्ट? 11. अब अंडर सेक्शन 11 गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे शेड्यूल्स बनाए. शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7. एक दो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, देयर आर वेरियस इनकम विच आर एग्जेम्प्ट. फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट. टू प्रमोट एग्रीकल्चर एक्टिविटी गवर्नमेंट उसे क्या करती है? एग्जेम्प्ट करती है. ऐसे तुमने कभी सुना होगा हाउस रेंट अलावेंस, हाउस रेंट एचआरए किसी को मिला, ऐसा कुछ सुना है? ओके, सैलरी टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा, वो भी एग्जेम्प्ट होता है. तो बहुत सारे इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है. अब उनको गवर्नमेंट ने शेड्यूल वाइज डिवाइड कर दिया है. कुछ एग्जेम्पशन रखा है अंडर, बोलो, शेड्यूल 2. उसके अंदर बहुत सारे टेबल के अंदर नंबर दिए 1 2 3 4 5. तो शेड्यूल 2 में टेबल बना हुआ है, उस टेबल में बहुत सारे एग्जेम्पशन है. शेड्यूल 3 में बहुत सारे एग्जेम्पशन अंडर टेबल 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स हैं. ये सिर्फ तुमको मैंने बताने के लिए दिखा रहा हूं कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने ड्राफ्टिंग किया है जिसमें एग्जेम्पशन को एक साथ नहीं रखा है, एग्जेम्पशन को डिवाइड कर दिया है. कुछ एग्जेम्पशन शेड्यूल 2 में रखे गए, कुछ एग्जेम्पशन शेड्यूल 3 में रखे गए, कुछ एग्जेम्पशन एंड सो ऑन.
ऐसे टोटल कितने शेड्यूल्स है फ्रॉम 2 to 7 एंड दे आर एग्जेम्प्ट अंडर विच सेक्शन. तो आपको एग्जाम में ना एग्जेम्पशन लिखने के साथ ये भी लिखना पड़ेगा अंडर विच शेड्यूल दे आर एग्जेम्प्ट, वेदर दे आर एग्जेम्प्ट अंडर शेड्यूल और शेड्यूल. अंडरस्टैंड. अगर तुम ये भी बता सको कि उसमें टेबल में कौन सा सीरियल नंबर है तब तो बेस्ट है, कि ये टेबल में सीरियल नंबर 12 पर आता है, ये सीरियल नंबर 13 पर आता है, ये सीरियल नंबर 5 पे आता है. बट अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड कि एट योर लेवल उतना सब याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो कम से कम इतना तो याद रखना है आपको कि कौन से शेड्यूल्स में आता है. तुमने शेड्यूल नंबर नहीं लिखा ना तो डेफिनेटली मार्क्स कटेगा. एट दिस लेवल इंस्टीट्यूट विल एक्सपेक्ट कि आपको मालूम हो कि कौन से एग्जामिनेशन किस शेड्यूल्स में दिए. फिलहाल ये तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारे नॉलेज के लिए कभी मैं बोलूं शेड्यूल 2 तो तुम्हारी नजर में ये पिक्चर आना चाहिए. इज इट क्लियर? सो ये अपना इंट्रोडक्शन खत्म हो गया. इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू टैक्स. सो इन द स्टडी ऑफ डायरेक्ट टैक्स व्हाट वी हैव टू डू? We have to do computation of income as well as computation of. First, for computation of income, incomes are bifurcated into the first head of income, second, third, fourth, last, the total of all the heads, gross total income. If the expenses are incurred as per government guideline, क्या करोगे? Under chapter 8 from section. उसके बाद जो इनकम आएगा, that is your taxable income. On that you have to pay tax. For this, we should have knowledge of what? Income Tax Act 2025 and अच्छा, एक चीज और बताना रह गया. हमें ना किसी भी ईयर का इनकम कंप्यूट नहीं करना है, हमें टैक्स कंप्यूट करना है फॉर द टैक्स ईयर 26-27. हमारा 12 महीना क्या होगा? फ्रॉम 1/4/26 टू, बस आपको ये 12 महीने का इनकम निकालना है. Any income generated before April 26 should be. Any income generated after March 27. आपको सिर्फ 12 महीने का इनकम निकालना है, वो भी ये वाला 12 महीना. इसे हम कौन सा ईयर बोलेंगे? टैक्स ईयर. फॉर यू टैक्स ईयर इज 26-27. फॉर यू टैक्स ईयर इज, जो अभी अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, सीए का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए 25-26 ईयर है. एक साल बाद जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए होगा 27-28. फॉर यू देखो ना अभी कौन सा ईयर चल रहा है, आज क्या डेट है? 2 जून 2026. तो ये 26-27 में हम कितना कमाएंगे उस पर हमें टैक्स भरना है. एंड फॉर यू दैट इज अ टैक्स ईयर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो राइट डाउन टैक्स ईयर. एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले पांचों हेड का इनकम कंप्यूट करके ही टैक्स निकालना है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. आई एम अ पर्सन हु इज जनरेटिंग इनकम फ्रॉम ओनली वन सोर्स, सैलरी. सिर्फ एक ही सोर्स इनकम है क्या? तो मेरा इनकम कंप्यूट करो और मेरा टैक्स कंप्यूट करो. तो इनकम फ्रॉम सैलरी जो भी आएगा फिर उसी पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा? तो क्या होगा जब मैं पांचों हेड्स ऑफ इनकम पढ़ाऊंगा ना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें इनकम भी कंप्यूट करने को बोला है और टैक्स भी कंप्यूट करने को बोला है. तो अपने इनकम 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 तो पूरे साल भर चलते रहेंगे. आज हम क्या सीख लेते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स. इट विल हेल्प यू इन ऑल द टॉपिक्स. आर यू गेटिंग इट? तो नाउ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स. इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बच्चों, इन प्रैक्टिकल लाइफ, नाउ देयर आर 2 मेथड्स टू कंप्यूट टैक्स. हाउ मेनी मेथड्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स? 2.